वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज हम आपको कराने वाले हैं हमारे सीटेट का 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। ठीक है, आपकी जो रिस्पांस की आई है आप उसमें मिला सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं। ठीक है, तो ये है हमारे CDP का और कब का है, ये 12 जनवरी का है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था बाल विकास, क्या आया हुआ था, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना था कि जो विकास के सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही है। तो विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, एक गलत है, क्योंकि जो विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। दिया है एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल एक गलत दिया है। इसका राइट मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो एक क्षेत्र में विकास है, जैसे हम मान के चलें कि शारीरिक जो विकास है उसका मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, उसका सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, भाषिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर दिया है विकास पूर्णतया संख्यात्मक, नहीं, विकास जो है वो संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमें सही बताना था, तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, मतलब बच्चों का जो भाषा विकास है वो किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ दिया है केवल आनुवंशिकता, नहीं, जहाँ भी केवल आ जाए वो तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, केवल पर्यावरण नहीं, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये दिया है ना आनुवंशिकता, ये भी गलत है। ठीक है, तो बच्चों का जो भाषा विकास है वो आनुवंशिकता से भी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक प्रगतिशील कक्षा जो प्रोग्रेसिव मतलब जो क्लासेस होती हैं वह है, उसके बारे में हमें बताना है। केवल मूक श्रवण को, गलत। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती हैं, ये सही है। अंक उन्मुख, गलत। अधिगम के व्यवहार, केवल व्यवहारवादी सिद्धांत क्यों, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है लॉरेंस कोहल वर्ग ने जो अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसके अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, मतलब वो करना तो नहीं चाहता कोई काम फिर भी सजा टाल देता है, इसके लिए पूछा गया है किस चरण को दर्शाता है। तो आपने पढ़ा होगा लॉरेंस कोहल वर्ग, लॉरेंस जो कोहल वर्ग हैं इन्होंने 3 चरण बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसे पूर्व परंपरागत या फिर पूर्व प्रथागत चरण कहेंगे, फिर प्रथागत चरण होता है दूसरा जिसे परंपरावादी कहते हैं, और तीसरा होता है पश्च परंपरावादी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है कि सजा टाल देता है और नियमों का पालन करता है। तो आपने इनकी जो फर्स्ट स्टेज है उसके 2 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, अहम केंद्रित और स्वार्थी बच्चा। ठीक है, और दूसरी इसकी जो अवस्था होती है वो दंड और आज्ञा पालन। तो यही पूछा है कि नियमों का पालन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, प्रथा पूर्व चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह के। ठीक है, तो हम देखते हैं जिसमें संकल्पों का प्रकटीकरण जटिलता से, गलत। जो अपसारी चिंतन को, ये हो सकता है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को, बिल्कुल इसका राइट आंसर मतलब हमें बहुत ही जो करेक्ट होगा वही हमें इसका आंसर देना था। यहाँ दिया है प्रतिद्वंदी, तो गलत ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने, मतलब जब खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा बालक, तो यह सबसे प्रबल आंसर माना जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मतलब जो इनका सिद्धांत है मुख्यतया व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है, आनुवंशिकता की, तो इन्होंने बात ही नहीं की। संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान के लिए, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक। ठीक है, समाजीकरण के जीव, ये तो गलत है, ये ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का सिद्धांत होता है, और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं, तो ये क्या होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात जिसे कहते हैं, सॉरी लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर प्रासंगिकता। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो होगा हमारा सेकंड, जेंडर पक्षपात, मतलब लैंगिक जो रूढ़िबद्धता है उसको दर्शा रहा है, लड़कियों से नहीं पूछ रहा है और लड़कों से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, बिल्कुल नहीं। ज्ञान की सक्रिय, बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया पाठ्यक्रम, बिल्कुल नहीं। दंड आधारित, ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से प्राथमिक कारक होते हैं और कौन कौन से सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कारक होते हैं समाजीकरण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया है पुस्तकें और पत्रिकाएं, ये तो द्वितीयक कारक है। माता पिता और कार्यस्थल, यहाँ माता पिता तो प्राथमिक हो सकता है लेकिन जो कार्यस्थल होते हैं वो द्वितीयक में, तो ये गलत हो जाएगा। अस्पताल के कर्मचारी, यहाँ अस्पताल होगा, ठीक है, इसके कर्मचारी, तो ये भी द्वितीयक कारक, एक संस्था होती है अस्पताल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, निकटस्थ जो परिवार होता है वो समाजीकरण का हमारा प्राथमिक एजेंट होता है, प्राइमरी एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हमने जीन पियाजे को पढ़ा हुआ है, इन्होंने अपने कितने 4 स्तर बताए हुए हैं, ठीक है। तो इनकी जो पहली अवस्था है, इनकी पहली अवस्था कौन सी होती है, तो इनकी पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। सॉरी। दूसरी अवस्था इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की। तीसरी अवस्था इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपसे पूछा गया है, इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, तो इसका होता है 7 से 11 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ 7 से 11 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो चौथी स्टेज है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसका टाइम पीरियड 11 से 15 होता है। तो आपसे थर्ड स्टेज जो है इनकी मूर्त संक्रियात्मक पूछा गया था, जिसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। बिल्कुल, जहाँ भी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। नहीं, जब समान होगी तो जो कमजोर बच्चे हैं वो तो सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। केवल वस्तुनिष्ठ गलत हो जाएगा। बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, क्यों संबंधित होने चाहिए, ये भी गलत। आकलन के लिए अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेब वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान, पाड़ जिसे हम इसके फोल्डिंग कहते हैं, शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी सहायता, पाड़ को ही इसके फोल्डिंग मचान ढांचा निर्माण कहते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि प्रभावशाली तकनीक कौन सी है। समस्या समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत। गलत जवाबों पर बच्चों दंडित बिल्कुल गलत। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उन्हें संकेत और इशारे देना, बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा। यहाँ दिया है हस्तक्षेप, शिक्षक यदि उसमें हस्तक्षेप ही नहीं करेगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, पर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, ठीक है। यहाँ दिया है बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत आनुवंशिकता की भूमिका होती है। हमने सिद्धांत पढ़े हुए हैं आनुवंशिकता के कि जो मतलब इंटेलिजेंट माता पिता की संतानें भी इंटेलिजेंट होती हैं, ठीक है, कमजोर माता पिता की संतानें, फिर इसका खंडन भी किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो हमें लगता है फर्स्ट ही होगा, ठीक। यहाँ पर दिया है बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती हैं, ये भी नहीं होगा। बुद्धिमत्ता बेहतर प्रदर्शन के लिए, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, मतलब उसने घोड़े को देखा और चकित होकर बोली इतना बड़ा कुत्ता, मतलब वो उसमें ये तो है कि उसको ये तो पता है कि ये घोड़े की जगह वो कुत्ता बोल रही है, ठीक है, लेकिन उसको जानवरों के बारे में उसके माइंड में पहले से ही जानकारी है, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, घोड़े को देखकर चकित होकर बोली कि इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर, हमने इनके टर्म पढ़े हुए हैं, इन्होंने अपने 2 टर्म बताए हैं। पहला तो होता है समावेशन, समावेशन को ही क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और दूसरा होता है समायोजन, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, यदि वह घोड़े को देखकर कहती कि वाह इतना बड़ा घोड़ा, तब तो ये क्या हो जाता हमारा, घोड़े को घोड़ा समझती तो क्या हो जाता हमारा समायोजन। लेकिन यहाँ उसने क्या समझा है, घोड़े को कुत्ता, मतलब जानकारी में, मतलब जो उसकी पुरानी जानकारी थी उसमें नई जानकारी को शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, आत्मसातकरण, जिसे समावेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा एवं विचार, ये हमने आपको पढ़ा रखा है हिंदी पेडागोजी, जो हमारी संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के नाम से हमने स्टार्ट की थी क्लासेस में, ठीक है। तो भाषा एवं विचार में लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं, तो भाषा एवं विचार में जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है, जबकि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है, मतलब बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हैं, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। बिल्कुल करेक्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों नेगेटिव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणज वैफल्य, सीधे तौर से यहाँ गुणज वैफल्य का मतलब है डिसकैलकुलिया, मतलब इसमें गणित में इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी टर्म यूज किया गया है गुणज वैफल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, गणितीय संकल्पों के लिए गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता, गुणज वैफल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग, मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। बिल्कुल। फिर इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, भेदभावात्मक नहीं, अलगावात्मक नहीं, साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित। तो इसका राइट आंसर हमें लगता है थर्ड होगा, साम्यता पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, जहां भी केवल है वो तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बहुल रूपों में। बहुल रूपों मतलब मल्टीपल फॉर्म्स में समावेशी कक्षा में सूचनाओं को प्रदान करना, प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो दिव्यांग जो बच्चे हैं, केवल व्यवसाय है, गलत, अलगावी शिक्षा गलत, सम्मिलित एकीकृत रूप से भी शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको उनके हिसाब से शिक्षा देनी है और जो बच्चे कमजोर हैं उनको उनके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर का राइट आंसर हमारा होगा समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा ऐसा एक कथन है जो गलत है। ठीक है, तो अधिगम निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल। जो अधिगम है वो सतत रूप से चलता रहता है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, बिल्कुल यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं वो प्रासंगिक होती हैं, मतलब उनको अधिगम का हिस्सा माना जाता है। और यहाँ क्या बोला गया है, अप्रासंगिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा। यहाँ दिया है अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों पर, बिल्कुल सही है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, मतलब अधिगम जो है वो चक्रीय रूप से होता है, ना कि अनुरेखीय रूप से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना था, इसका गलत मतलब एक जो कथन है वो गलत था, तो यही बताना था, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देते हैं। तो इससे अधिगम में गति में तेजी आ जाएगी, गलत, ए भी गलत हो जाएगा, ए भी। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जब इस तरह से बोलेंगे कि अधिगम के लिए तुम योग्य ही नहीं, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, निष्प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक रूपों में नहीं, समस्याओं को वैकल्पिक तरीकों से, यंत्रवत। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सामग्रियां जो है उनको परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है। तो हमने मैथ में पढ़ी हुई है हमारी एल्पस थ्योरी, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, एल्पस थ्योरी में जो फर्स्ट होता है यहाँ पर ठोस वस्तु, मतलब जो मूर्त वस्तु होती है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ELPS। ठीक है, फिर यहाँ पर लैंग्वेज मतलब भाषा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है भाषा संबंधी। ठीक है, यहाँ पर पहला संकेत है, ये चित्र है, ये भी गलत, यहाँ पर संकेत है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पहले मूर्त वस्तुओं को, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, मूर्त वस्तु। फिर लैंग्वेज यहाँ दी नहीं गई है, पी से पिक्चर हो जाएगा मतलब चित्र, और ऐसे सिंबल मतलब संकेत। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण पर, बच्चों के अधिगम पर जो कक्षा का वातावरण है उसका काफी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी नहीं, इस व्यक्तिपरक बिल्कुल नहीं, अध्यापक प्रदान बिल्कुल नहीं, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब इस शिफ्ट में अधिगम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक है, तो यहाँ दिया है अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है,
इसमें अधिगमकर्ताओं को संलग्नता की जरूरत नहीं, ये भी गलत। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत है। फिर दिया है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देता है। पारस्परिक क्रियाएं, बिल्कुल ये हो सकता है। पुरस्कार एवं दंड, नहीं। आनुवंशिकता अकेला, नहीं हो सकता। अनम्य अटल शिक्षा शास्त्री, नहीं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ युग्म है। तो क्या आत्म परितोषण, मतलब आत्म मतलब स्वयं, जब स्वयं से परितोषण होगा तो वो हमारी आंतरिक प्रेरणा होगी, और यहाँ दिया है बाह्य अभिप्रेरणा, और हमें सही युग्म बताना है, तो ये तो गलत हो गया। जिज्ञासा, बिल्कुल जिज्ञासा जो है वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो सकता है, लेकिन हमें पूरे ऑप्शन देखने हैं। नगद पुरस्कार, जब कोई पुरस्कार देगा तो बाह्य रूप से देगा, बाह्य अभिप्रेरणा होगी, ये भी गलत। रुचि, रुचि हमारी आंतरिक, रुचि हमें अंदर से विकसित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को छात्रों को यंत्रवत रूप से सीखने, गलत। संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरणों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, गलत। ये भी जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यहाँ दिया है व्याख्यान, और व्याख्यान मतलब प्राइमरी लेवल पर व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा, बिल्कुल। सामाजिक संदर्भ ये भी करता है, संवेग भी करते हैं, और शिक्षा शास्त्रीय उपागम, तो ये चारों ही हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।